गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस, प्रोज एंड कॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस? व्हाई इज इट दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग नीति आयोग have suggested that India should move towards simultaneous elections? What is the meaning of this term simultaneous elections and what are the disadvantages of this entire idea of simultaneous election? आज हमारे को इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। कंटिन्यूअसली अभी वापस से न्यूज में चलने लग गया है। मैं आपको एक चीज हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि यही टॉपिक एक साल पहले बहुत बहुत उछला था। अब अचानक से 2-4 दिन से वापस से इसके बारे में खबरें आने लग गई है। यूपीएससी के अंदर कैसा होता है कि जो टॉपिक्स है वो सर्कुलेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब जैसे ब्रिक्स समिट हुआ है 10th वाला, तो उसके पहले 9th समिट भी हुआ था, उसके पहले 8th समिट भी हुआ था। तो हर साल ब्रिक्स समिट के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज आती जाती रहती है। बेसिक आइडियाज क्लियर रहेंगे तो आपका काम एक साल के अंदर पूरा हो सकता है, बशर्ते आप उस काम को डिसिप्लिन तरीके से करते हैं विद रिवीजन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लिंचिंग इंडिया के अंदर हो रही है, तो वो इस साल लिंचिंग नहीं हुई। वो इंडिया के अंदर 2015 के अंदर भी बहुत सारे केसेस आए थे, तो बहुत कमेंट्री हो गई थी। बोलना मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आते जाते रहते हैं, तो जैसे जैसे आ रहे हैं आपके सामने आप उनको गैदर कर लीजिए, नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए, सो दैट आप 19 में अटेम्प्ट दें या 20 में अटेम्प्ट दें या 21 में अटेम्प्ट दें या कभी भी अटेम्प्ट दें, तो आपको काम बार बार में रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी ये साइमल्टेनियस सिलेक्शन के टॉपिक को उड़ा देते हैं। 8-10 मिनट के अंदर डिस्कशन पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि उतना ही टाइम है हमारे पास जीएस का आंसर लिखने के लिए। तो जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, जो भी करना है, इतने ही टाइम में होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। देखिए अभी इसका मतलब समझ लीजिए। इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस ये है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब डेमो मतलब पीपल, क्रेटिक मतलब रूल। तो अगर लोगों का रूल है तो लोग मतलब शासन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाने चाहिए, गवर्नेंस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाने चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि 130 करोड़ लोग साथ में आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा हुआ है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा हम बेसिकली इस कंट्री का गवर्नेंस चलवाते हैं। ठीक है, तो हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं वो 3 लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। हम लोकल लेवल के ऊपर काउंसिलर चुनते हैं या पंचायतों वगैरह के इलेक्शन होते हैं। थोड़ा सा ऊपर स्टेट लेवल के ऊपर एमएलए वगैरह के इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहते हैं। और नेशनल लेवल के ऊपर एमपीज के इलेक्शन होते हैं लोकसभा के अंदर, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये 3 लेवल पे इलेक्शन होते हैं। तो सिटी के भी इलेक्शंस होते हैं। मान लीजिए अगर आप शहर में, गांव में, तो गांव के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन। मतलब देयर आर 3 टियर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पर हम वोट डालते हैं और हमारे वोट की वजह से एक प्रकार का प्रतिनिधि हमारा चुन के आता है। अब बात ये करी जा रही है कि जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, अब सपोज कर लीजिए कि 19 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो स्टेट इलेक्शंस उसके साथ कोइंसाइड करवा दिए जाए। सिमिलरली लोकल लेवल के इलेक्शंस को उनके साथ कोइंसाइड करवा दिया जाए। तो ये होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र का एग्जांपल लें, तो 2019 का जो ये जनरल इलेक्शन है वो लगभग अप्रैल मई में होगा, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है वो लगभग नवंबर दिसंबर के अंदर होगा। सिमिलरली अभी 2-4 महीने में नवंबर दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शन आने वाले हैं। तो अभी देखिए आप समझने की कोशिश करिए कि इनको अगर सिंक्रोनाइज करके कर ले। सिंक्रोनाइज मतलब कि ये अपने जो 3 मैं भी नाम लिया इनको थोड़ा सा आगे सरका दे और जनरल इलेक्शन के साथ कोइंसाइड करवा दे, और महाराष्ट्र वाले को पीछे खींच ले और जनरल इलेक्शन के साथ कोइंसाइड करवा दे, तो उससे कुछ ना कुछ फायदे मिल जाएंगे। और ये जो वोट है वो एक ही दिन जाके वोट करना पड़ेगा। तो अगर मैं सपोज कर लीजिए कि बॉम्बे के अंदर रहता हूँ, तो मुंबई में अगर मैं रहता हूँ, तो जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है उसका वोट भी मैं उधर ही डाल दूंगा, और जो जनरल इलेक्शन का वोट है वो भी मैं उधर ही डाल दूंगा। इस प्रकार से मेरे को 2 बार घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। इसके अलावा इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये क्यों होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्यों करवाने चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद से साथ में आकर 1979 के अंदर अडॉप्ट करा था। कि देखिए इलेक्शन के दौरान, मतलब इलेक्शन के थोड़ा टाइम पहले, मान लीजिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई से लेकर इलेक्शन तक, मतलब कोई भी नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं होगा, कोई भी नया प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अंडरटेक करा जाएगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे को अपने आप को री इलेक्ट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्शन के 4 दिन पहले मैं बोलूंगा कि मैं 5,000 करोड़ रुपया स्पेंड करने वाला हूँ मेरी सरकार इस एरिया के अंदर पानी सप्लाई करने के लिए। तो वहां के लोग जो है खुश होकर ताली बजा के शायद मेरे को आके वोट डाल देंगे, तो वो अनफेयर बात है। 5 साल तक तो मैंने कुछ करा नहीं, इलेक्शन के 5 दिन पहले मैंने 5,000 करोड़ की स्कीम चालू कर दी वोटर्स को लुभाने के लिए। तो ये सारी चीजें ना हो जाए इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है। अब आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि बिकॉज ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो उसकी वजह से ये जो इस प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, वेलफेयर एक्टिविटीज और गवर्नेंस है, उसको थोड़ा सा धक्का लग जाता है। वो थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं ना, स्टैंड बाय के ऊपर चली जाती है। बार बार में इलेक्शन होते हैं इस वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जनरल इलेक्शन के पहले भी लगेगा,
और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के पहले भी लगेगा। तो 2 बार मतलब एक प्रकार से एक गैप आ जाता है, ठीक है। दूसरा मेजर एडवांटेज ये होगा कि बहुत एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा कहा जाता है इलेक्शन वगैरह के अंदर, तो अगर हम साथ में करवा ले तो बढ़िया होगा। सिंपल आपको एक मतलब थोड़ा छोटे लेवल का एग्जांपल दूं, सपोज कर लीजिए कि हम सब्जी खरीदने बाहर जा रहे हैं, है ना, तो टमाटर भी साथ में खरीद लें, आलू भी साथ में खरीद लें, प्याज भी साथ में खरीद लें, दुनिया भर की चीजें साथ में खरीद लें, ताकि बार बार में बाहर ना निकलना पड़े। क्यों, मार्केट जाने का पैसा लगता है, आने जाने में थकान होती है वगैरह वगैरह, ये सब हो जाता है ना। तो ये सारी चीजों अगर हम साथ में लेकर आ जाए तो बढ़िया हो जाए। उसी प्रकार से अगर हम साथ में वोट डालने चले जाए कि लोकल का भी डाल दिया मैंने, बीएमसी का भी वोट डाल दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव का भी डाल दिया, पार्लियामेंट का भी डाल दिया, सबका वोट साथ में डाल दिया, खर्चा कम होगा। देश भर के लेवल के ऊपर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को खर्चा करना पड़ता है ये सारी चीजों को अरेंज करवाने के लिए, इलेक्शंस को ऑफिशियल्स लगाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, बूथ लगाने पड़ते हैं, हॉलीडे देना पड़ता है, सारा का सारा काम ठप पड़ जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह से काफी खर्चा हो जाता है। अभी आर्ग्यूमेंट कितना सही है नहीं है वो हम आगे देखेंगे, बट एक मेजर एडवांटेज है कि खर्चा कम हो जाएगा। तीसरा ये, अभी मैं आपको क्या बोला, इलेक्शन ऐसे हवा में तो होते नहीं है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस लगानी पड़ती है। अब आप शायद शहरों में अगर रह रहे हैं और गाँव में रह रहे हैं जहाँ पे शांति बहाल है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप नक्सल एरिया के अंदर जाइए, थोड़ा सा बॉर्डर इलाकों के अंदर जाइए, डिस्टर्ब एरिया में जाइए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगाकर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। उसके अलावा जो सिविल स्टाफ है, जैसे हमारे टीचर है और ये अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह है, इनको इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर लगा दिया जाता है। तो टीचर टीचिंग करे या इलेक्शन ड्यूटी करे। डिसरप्शन ऑफ पब्लिक लाइफ, रैलियां निकलने लग जाती है, मोटर बाइक के ऊपर लोग झंडा लगा के निकल जाते हैं, मोटर बाइक के ऊपर निकलने के नाम का भी उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, ऐसे कोई अपने आप से कुछ भी नहीं करता है आज के दिन इंडिया में। बट एक मोटी बात बता रहा हूँ कि मतलब ट्रैफिक को मतलब एक प्रकार से रोक दिया जाता है, हॉर्न बजने लग जाते हैं, सिंबल बजने लग जाते हैं, सारी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, सेक्टेरियनिज्म चल जाता है। आपको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो कास्ट के नाम पे वोटें मांग लेते हैं, रिलीजन के नाम पे बातें हो जाती है, सब चीजों के बारे में गर्मा गर्मी फैल जाती है सोसाइटी के अंदर। तो ये प्रकार का सेक्टेरियनिज्म और नैरो मतलब जो बोलते हैं ना इलेक्शनियरिंग की वजह से और कम्युनलिज्म की वजह से और कास्टिज्म की वजह से माहौल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए इलेक्शन के दौरान ही क्यों, बट ठीक है, ये भी एक बोला जाता है। और एक लास्ट चीज ये बोली जाती है कि देखिए कैसा होता है कि कई बार जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इलेक्शन को देखकर लिए जाते हैं कि हाँ अभी 19 में इलेक्शन आने वाला है तो चलो एक काम करते हैं 18 के एंड की तरफ ही कोई अच्छा कुछ काम कर देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, कुछ वो कर देते हैं, ठीक है। या फिर सपोज कर लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लेकर आने, मान लीजिए कि लेबर रिफॉर्म लेकर आना है, लेकिन इलेक्शन आने वाला है, गलती से भी लेबर रिफॉर्म नहीं लाऊंगा, क्यों, लेबर मेरे को वोट नहीं डालेगा। एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म लेकर आना है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि मतलब हमारे को मतलब एक प्रकार से एक प्रकार की सब्सिडी को कम करना है, बिकॉज उससे ज्यादा हार्म हो रहा है, कम फायदा हो रहा है, तो मैं इलेक्शन के 6-8 महीना पहले, साल भर पहले गलती से भी नहीं करूंगा, क्यों, फार्मर मेरे को लात मार के बाहर निकाल देगा। तो ये प्रकार की क्या है ना, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंपेरेटिव्स को ध्यान में रख के पॉलिसी बनने लग जाती है, लॉन्ग टर्म को हम भूल जाते हैं। बट ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, अब थोड़ी सी नेगेटिव नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। अभी इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि बोला ये जाता है कि देखिए 50-60 के अंदर क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे कि यूनियन का भी इलेक्शन साथ में होता था, स्टेट का भी इलेक्शन साथ में होता था, तो वो टाइम पे पंचायती राज वगैरह तो था ही नहीं। अब आपको समझना होगा कि ये हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस था, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था कि इलेक्शन साथ में करवाइए। हुआ ये था कि जो नेहरू जी की सरकार थी, कांग्रेस वो टाइम पे बहुत डोमिनेंट थी, तो वन पार्टी डोमिनेंस था, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती थी। केरला वगैरह का केस है जहां पर अच्छी गवर्नमेंट को भी लात मार के हटा दिया था, वो एक अलग मैटर है। बट मैं पॉइंट इज कि एक प्रकार से एक स्टेबिलिटी रहती थी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब ऑलमोस्ट 66-67 तक इलेक्शन हुए, तो नेशनल लेवल इलेक्शन एज वेल एज स्टेट लेवल इलेक्शन साथ में ही हो गए। क्यों, पहली बार करवाया, साथ में करवाया, 5 साल सेंटर पे खत्म हुए, 5 साल महाराष्ट्र में खत्म हुए, वापस इलेक्शन साथ में हो गया, फिर 5 साल ऊपर खत्म हुए, 5 साल महाराष्ट्र में खत्म हुए, वापस इलेक्शन साथ में हो गया। फिर बीच में क्या हुआ कि फॉर एनी रीजन मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लग गया या मेजोरिटी खत्म हो गई सरकार की, तो वो गिर गई पहले 5 साल के पहले, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इलेक्शन पहले साथ में हो जाते थे वो अब सब आगे पीछे होने लगे। तो अब इफेक्टिवली ये हो गया कि 29 स्टेट्स हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है कि मतलब 15-16 बार स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं और एक अपना जनरल इलेक्शन होने लग रहा है और सब अलग अलग होने लग रहे हैं। बट ये जो साथ में थे ये हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो सपोज कर लीजिए कि मैं केंद्र सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं हूं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बीजेपी को स्टेट के अंदर वोट ना डालूं, या वाइस वर्सा मैं केंद्र सरकार के काम से बहुत खुश हूं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बीजेपी को स्टेट लेवल पे वोट डालूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट द आइडिया इज कि ये होता रहता है। दूसरी चीज ये है कि अगर सपोज कर लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार के पास मेजोरिटी 17 में ही खत्म हो गई या 18 में ही खत्म हो गई, ठीक है, बट साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से उसका इलेक्शन 19 में ही करवा सकते हैं, तो वो जो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल भर तक जो
जो पीरियड है उसके अंदर कौन काम करने वाला है। तो उसके अंदर नीति आयोग क्या कहता है कि प्रेसिडेंट्स रूल या गवर्नर रूल टाइप का काम से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करी गई है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। तो अगर साल भर तक बिना कोई कारण के प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है इनडायरेक्टली या गवर्नर रूल लग जाता है इनडायरेक्टली, तो वो थोड़ी सी एक गलत प्रकार की बात हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो जाएगी। सपोज कर लीजिए कि मतलब डिसोल्यूशन करवाना ही पड़ेगा, उसका इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, तो नीति आयोग क्या कहता है कि अभी सपोज कर लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर 14 के अंदर सरकार बनी और मान लीजिए कि 16 के अंदर उसको बर्खास्त करना ही पड़ा फॉर व्हाटएवर रीजन, और इलेक्शन करवाने ही पड़े, तो जो नई सरकार बनेगी उसका वापस से इलेक्शन हम 19 में करवाएंगे। मतलब क्या कि मेरे को जो 5 साल का टर्म मिलना चाहिए उसकी जगह पे मेरे को केवल 3 ही साल का टर्म मिलेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेरा 5 साल का टर्म प्रोटेक्टेड है, तो वो अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो देखिए ये बहुत पेचीदा मैटर है, मैं दोनों साइड से आपको आर्गुमेंट दिखाने लग रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके अलावा एक और चीज ये बोली जाती है एक्सपेंडिचर। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ। आंकड़ा ये है कि टोटल जितने भी स्टेट के इलेक्शन प्लस सेंटर का इलेक्शन है वो करवाने के अंदर लगभग 8,000 करोड़ का खर्चा होता है, ठीक है। और जो हमारा केंद्र सरकार है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों का अगर आप टोटल खर्चा देखेंगे तो आप देखेंगे कि 30 लाख करोड़ रुपया उनका खर्चा था, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2014 के अंदर कंबाइंड एक्सपेंडिचर वाज रफली 30 लाख करोड़। तो आप थोड़ा सा डिवाइड करके देखिए, 8,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 लाख करोड़, आप परसेंटेज निकालेंगे तो 0.05% ऑफ इंडियाज टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर गोज टुवर्ड्स कंडक्टिंग इलेक्शंस इन मतलब जो प्रेजेंट सेटअप है उसके अंदर। अब 8,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अब आप थोड़ा सा और देखेंगे तो इंडिया के अंदर 600 मिलियन वोटर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको भी डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 27 रुपया पर वोटर पर ईयर खर्चा है, ठीक है, जो कि इलेक्शन की तरफ जाने लग रहा है। तो अब ये आप मेरे को बताइए कि क्या 8,000 करोड़ रुपया इतना ज्यादा बड़ी चीज है? 27 लाख करोड़ रुपया, 30 लाख करोड़ रुपया तो हमारा एक साल का खर्चा है टोटल ऑल ओवर इंडिया का। उसमें से अगर 8,000 करोड़ रुपया खर्चा करने लग रहे हैं 5 साल के अंदर इलेक्शन करवाने के अंदर, तो व्हाट इज द बिग डील इन दैट? तो इतना बड़ा खर्चा है क्या? थोड़ा सा पूछने वाली बात है। दूसरी बात ये बोली जाती है कि मतलब गवर्नेंस हैम्पर हो रही है। अब गवर्नेंस क्यों हैम्पर हो रही है? आप जो है वैसे भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पावर, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन जो है वो स्टेट्स लेवल के ऊपर छोड़ रहे हैं ताकि वो अपना बेस्ट इंटरेस्ट, बेस्ट दिमाग यूज करके काम कर सके। तो वो भी मतलब प्रॉब्लम एक तरीके से नहीं होगा, क्योंकि सपोज कर लीजिए कि महाराष्ट्र में 2 बार इलेक्शन हो रहा है तो उसको कर्नाटका को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, गुजरात को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ही प्रॉब्लम है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज करिए, ना कि पूरे पूरे इलेक्शन सिस्टम को उठा के चेंज कर दीजिए। अभी सपोज कर लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, एक बार थोड़ा सा डिसरप्शन हो जाएगा, जनरल इलेक्शन के पहले थोड़ा सा डिसरप्शन हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो इससे क्या इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि मतलब हमारी नींद खराब हो जाएगी और हमारे को मतलब चैन नहीं मिलेगा कि हमारे को इसको कम करना ही है और सब साथ में ही करवाना है। ये सारी चीजें थोड़ी सोचने की कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरिम वाली, या थोड़ा सा डिसरप्शन से बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसर्च कहती है कि वोटर बिहेवियर चेंज होता है जब एक ही इलेक्शन होता है, एक ही दिन के ऊपर वोट डालना रहता है 2 या 3 अलग अलग इलेक्शंस के ऊपर, तो वोटर इतना डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिमिनेट, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है और वो एक ही जगह पे वोट डाल देता है कि हाँ ये पार्टी को मैंने सब जगह पे वोट डाल दिया है। अब उससे कैसा हो सकता है? एक प्रकार का होमोजेनाइजेशन हो सकता है, एक प्रकार की हेगेमोनी एस्टैब्लिश हो सकती है इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, तो उसकी वजह से कुछ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो अगर कभी भी सवाल आता है तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा ये दे सकते हैं, ओवरव्यू देकर आप अपना पॉइंट रख सकते हैं कि देखिए थोड़ा बहुत इलेक्शन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, लेकिन कौन से रिफॉर्म्स आने की जरूरत है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर भी चर्चा जारी रहनी चाहिए। ये प्रकार से हमारा डिस्कशन था। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।